हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने के पूर्व के कलांशों में बताया था कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के दो प्रकार बताए हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकी परिप्रेक्ष्य। तो मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जब हम सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसके कुछ प्रमुख उपागम होते हैं जिसको आधार मान करके समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसमें से मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपागम बताए गए हैं। पहला है एथनो मेथोडोलॉजी, जिसको हम नरजाति शास्त्र भी कहते हैं। दूसरा है प्रगटना शास्त्र यानी कि फेनोमेनोलॉजी। तीसरा है रेडिकल अप्रोचेज अर्थात आमूल परिवर्तनवादी उपागम। और चौथा है सिंबॉलिक इंट्रक्शन अर्थात प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम नरजाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो ये उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम के अंतर्गत समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। सर्वप्रथम गारफिंकेल ने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। ये उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक यथार्थ को निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन संभव है। ये उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की जो सामान्य क्रियाएं हैं उससे संबंधित है। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जिसमें हम दिन प्रतिदिन की जो सामान्य गतिविधियां होती है उसको ले सकते हैं। दूसरी, भाषा का जो सामाजिक पक्ष है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरी बात, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। तो एथनो मेथोडोलॉजी के जो प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मानकर परिवर्तनशील प्रगटना मानते हैं, और इस उपागम में उस सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसके भूमिका अदा करने की जो विशिष्टता है उसको अधिक महत्वपूर्ण माना है, और इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में जो है प्रश्नावली, अनुसूची जैसी प्रत्यक्ष जो अध्ययन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सहभागी अवलोकन, डायरिया हैं, आत्मकथाएँ आदि प्रविधियों को काम में लिया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष है, सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं दे करके सब्जेक्टिव अध्ययन अर्थात व्यक्तिपरक और बोध यानी अंडरस्टैंडिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें संचार अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है, और संचार के लिए लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरणीय अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके सामाजिक पक्ष को समझने पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यावहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात ये देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। तो ये उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती देने और मानवीय परिप्रेक्ष्य को महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दूसरी बात, जो दूसरा जो उपागम है इसके अंतर्गत वह है प्रगटना शास्त्र। तो सामाजिक प्रगटना को समझने हेतु प्रगटना शास्त्र दर्शन का आश्रय लेता है। इस उपागम में प्रगटना की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया है और कहा गया है कि दोनों एक ही नहीं हैं।
इस उपागम में अनुभवों को दो स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही सम्मिलित रूप से अनुभव अर्थात द्वितीय विशिष्ट अनुभव यानी कि यूनिक एक्सपीरियंस और शेयर्ड एक्सपीरियंस को प्रमुख रूप से इसमें काम में लिया जाता है। जैसे कि अनुभव के आधार पर अगर सामान्यकरण किए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु इडियोटिक रिडक्शन यानी जड़मती रूपांतरण पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति अथवा संरचना विशेष की वजह से होती है। यदि उसे सामाजिक प्रघटना उस स्थिति अर्थात परिस्थिति या संरचना विशेष से अलग कर दिया जाए तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है, फिर भी उस सामाजिक प्रघटना की पहचान ही कठिन हो जाती है। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार से इसमें जो है दर्शन का आश्रय लेकर के अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा जो उपागम बताया गया है वह है रेडिकल अप्रोच अर्थात आमूल परिवर्तनवादी उपागम। तो आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र जो है प्रमुखतः एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप ये उत्पन्न हुआ है। ये उपागम व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा जो है 1967 में यानी 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई। युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। तो इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में जो शोषित, उपेक्षित या दलित या कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उसका विशेष ध्यान अध्ययन इसमें किया जाता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला है। तो इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभाव तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे। यहाँ इस विचारधारा ने विद्यार्थियों, हफ्सियों तथा बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया है। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व भी बताया गया है। चौथा जो उपागम है इसके अंतर्गत मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए वह है प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया अर्थात सिंबॉलिक इंटरेक्शन यानी अंतर्क्रिया। ये अंतर्क्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेत, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति तथा समूह की जो भाषा, हाव भाव या भाव भंगिकाओं को संचार एवं पारस्परिक अंतर्क्रिया का प्रमुख आधार माना गया है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में जो उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया गया है। तो इन सब अर्थात इन जो चार उपागम हैं उसके आधार पर समाजशास्त्र का जो मानवीय परिप्रेक्ष्य है वो स्वतः स्पष्ट हो जाता है। और इन सब उपागमों का जो विकास है प्रमुखतः विज्ञानवादिता या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरोध में हुआ था। तो वर्तमान में समाजशास्त्र में इन दोनों ही उपागमों का अपना अपना महत्व बना हुआ है। तो अब जब से कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जब हमने अध्ययन किया कि समाजशास्त्र जो विषय है दोनों वैज्ञानिक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया है, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो 1970 से आगे बढ़ता है तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या मौजूदा मानवीय परिप्रेक्ष्य ध्रुवीकरण जारी रखेगा या मानवीय परिप्रेक्ष्य की जो भूमिका है बहुत साधारण हो जाएगी। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षवाद, औपचारिकता तथा गणितीय समाजशास्त्र तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन जारी है जिसमें पुरानी और नवीन ऐसी गणनात्मक परिविधियों का उल्लेख है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अनुरूप हैं। तो राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय जो गोष्ठियाँ होती है उसमें गणितीय समाजशास्त्र, मॉडल निर्माण, सिद्धांत संरचना आदि पे विचार विमर्श होता है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का अस्तित्व काफ़ी कुछ बना रहेगा और इसे समाजशास्त्र के एक प्राकृतिक विज्ञान होने के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन भी मिलता ही रहेगा। इसका कारण यह है कि आज
जो है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की मांग इसी दिशा में है। तो मानवीय के परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्रियों का प्रभाव जारी रहेगा और ये बात इस आधार पर कही जा सकती है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक पद्धति पर जोर दिया गया है। इसके अलावा भी समाजशास्त्र की कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की गोष्ठियों में स्त्रियों, गरीबों, काले लोगों या अन्य जो नरजाति अल्पसंख्यकों पर विचार किया जाता है। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अर्थात मानवतावादी समाजशास्त्र का जो अस्तित्व है तभी बना रहेगा जब ये सारी चीज़ें होगी। संभवतः एक प्रभावशाली अल्पसंख्यक के रूप में ऐसे दो कारणों से संभव हो सकेगा। प्रथम तो ये कि मानव व्यवहार के संबंध में परंपरावादी मानववादी विचारों से, दूसरा यूरोप तथा अमेरिका में जो आमूल परिवर्तनवादी तथा मार्क्सवाद की जो निरंतर शक्ति है। तो ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानवतावादी दोनों ही परिप्रेक्ष्यों का महत्व बना रहेगा। किसी एक परिप्रेक्ष्य की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो ये होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति तथा मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र को आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण ये है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानवतावादी विवाद से पृथक रह करके अपने अपने परिप्रेक्ष्य के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के जो 4 प्रमुख उपागम बताए गए, ये समाजशास्त्री अध्ययन के दृष्टिकोण से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।